स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज आपके सामने तीन धमाकेदार मुद्दे। मुद्दा नंबर 1, गुप्त चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भाजपा को करारा झटका। मुद्दा नंबर 2, एक तरफ किसान से बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। और मुद्दा नंबर 3, विधानसभा में बेशक महागठबंधन हार गई हो, मगर तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में जोरदार दस्तक दी है। इन तीनों मुद्दों की चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत हम इलेक्टोरल बॉन्ड से करने वाले हैं। दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और यह कहा है कि बंद कीजिए सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो 2018-19 में वजूद में आए थे। मैं आपको पहले बता दूं खबर क्या है। काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर्स गेट एक्सेस, दिस एक्सेस लीड्स टू पॉलिसी मेकिंग बिकॉज ऑफ नेक्सस बिटवीन मनी एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति राजनीतिक चंदा देता है, नीति निर्धारण में उस उद्योगपति को जगह मिलती है और यह गठजोड़ सामने उभर कर आता है। यह भी कहा गया है कि यह राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का साफ तौर पर उल्लंघन है। आगे यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक ऐतिहासिक फैसला, मगर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगी भाषा? एक बात बहुत साफ है अभिसार कि 6 साल लग गए मिलॉट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला देने में, और इस बीच जिस तरह से इसके खिलाफ एक माहौल बना, वह भी एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। लेकिन अगर अभी भी डिस्क्लोज हो कि किन लोगों ने दिए, एसबीआई से पूछा जाए कि लिस्ट कम से कम पब्लिक में आए, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर और पड़ेगा। चुनाव तो अब आ ही रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो मिले थे जिसको, वो कहां गया, पैसा कहां है, पॉलिसी कहां है, इस पर अगर चुनाव होगा तो कारगर रहेगा। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि व्यवस्था को, सिस्टम को कैसे अपने सामने नतमस्तक किया जाए। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसकी आदर्श मिसाल है, क्योंकि जब 2018-19 में यह योजना आ रही थी, इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, चुनाव आयोग ने किया था, मगर उसे धता बताते हुए यह वजूद में आया था। सुप्रीम कोर्ट जागी, मगर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मुकुल, बताएं क्या है इस मुद्दे का पंच? मैं तो कहूंगा कि थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, देर से ही सही लेकिन एक अच्छा फैसला दिया। हालांकि इसे थोड़ा और पहले दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि इस समय जब अप्रैल मई में चुनाव होने हैं तो चंदे का खेल पूरा हो चुका है। शुक्रिया आपका मुकुल। भाषा, जब ये योजना वजूद में आई थी और न्यूज क्लिक पर ही, मुझे याद है मैंने आज से 5 साल पहले इस पर कार्यक्रम भी किया था और उसका जिक्र मैं बार बार भी करते रहा हूं। उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि यह इंबैलेंस लाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था यह इंबैलेंस लाएगा, और वो दिख भी रहा है। क्योंकि हम देखते हैं रहस्यमय तरीके से किस तरह से विधायक जो हैं एक राज्य से दूसरे राज्य प्राइवेट प्लेन्स में लाए जाते हैं। अब भाई वो पैसा कहां से आ रहा है? यह सब पैसा एक काले कुएं में जा रहा था जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। यह एक आदर्श मिसाल है कि आप चुनाव आयोग को धता बताएं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दरकिनार कर दें और ये सब हरकतें, और आप सब कुछ बता दें कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब पारदर्शी व्यवस्था, जहां पर जनता को पता होना चाहिए कि लोगों के पास और सत्ता में जो बैठे हैं उनके पास धन और बाकी सारी चीजें कहां से आ रही हैं। तो आपने पूरी तरह से इसे एक बंद दरवाजे में कर दिया। सारी डील हो रही है, ग्राफ बता ही रहा है कि भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा गया। मुझे बहुत दुख इस बात का है विसार, 6 साल से, पिछले 6 साल से हम तमाम लोग, आप बात कर रहे हैं आरबीआई की, आप बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, मैं कह रही हूं तमाम विपक्षी पार्टियां
विपक्षी पार्टियों से ही लोकतंत्र चल रहा है। सारे के सारे लोग कह रहे थे कि ये एक इस तरह की घूस की व्यवस्था बन गई है, ब्राइब की व्यवस्था बन गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट एक ही कंपनी के पास जा रहे थे, ये सारा जो खेल चल रहा था, मिलॉट को इतना समय क्यों लगा और उन्हें 6 साल। और वो भी देखिए, मुझे बहुत दुख इस बात का भी और चिंता इस बात की है, आप नवंबर में इसे रिजर्व करते हैं, बिल्कुल दिसंबर, जनवरी, सारा का सारा चुनाव का पीक मौसम जब है, मिड फेब में आ गए हैं, मिड फेब में आ गए हैं आप, और सारा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा, अकूत पैसा जा रहा है, और उसके बाद आपको लगता है कि आपको साख बचानी है। तो मिलॉट 6 साल की कोई जरूरत नहीं है इस फैसले पे। मुकुल, क्या आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए 6 साल से चल ही आ रहा है और हमने बाकायदा आंकड़े बताए हैं कि वो जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा था 90% भाजपा की जेब में जाता था। अब अगर हो भी गया तो क्या? क्योंकि 6 साल से आप इसका फायदा उठा ही रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात बता दूं कि जनवरी 2018 में ये लागू हुआ, लेकिन 2017 में ही इसे चुनौती दे दी गई थी। और मजेदार ये है कि 2 नवंबर 2023 को रिजर्व किया गया फैसला। तो ये फैसला रिजर्व करना, उस समय आपको याद होगा, याद दिला दूं कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे। अगर उसी समय तत्काल रोक लगती तो शायद कुछ फायदा होता। अब आते आते अब आकर ये फरवरी में ये इस पर वो हो रहा है। तो अब जो था चुनावी चंदा देने का खेल या रिश्वत देने का खेल, जिसे रिश्वती थी ये पूरी की पूरी, वो पूरा हो चुका है। एक तो ये, फिर मैं एक अपने दर्शकों को ये सावधान भी कर दूं, और मुझे जो लगता है कि बीजेपी अब किसी भी बात से उसे डर या लिहाज नहीं रहा है। तो बीजेपी और उसके चंदादाता, अगर सबसे बड़ा इसमें सवाल है कि गुप्त था, अगर गुप्त हटा दें, वो अगर कह दें ओपनली देंगे, तो अब ना तो बीजेपी के दानदाताओं को कोई डर है, ना बीजेपी को कोई डर है कि कौन किसे चंदा दे रहा है। इसलिए ये चंदे का खेल अभी बंद नहीं होगा, ये इसी तरह बढ़ेगा। हो सकता है कि गुप्त की बजाय ओपन। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है यहां पर भाषा, आप एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं उन उद्योग समूहों के खिलाफ जो विपक्ष को समर्थन देते हैं। सीसीडी की एक मिसाल है, उनके प्रमुख को सुसाइड करना पड़ा था कि एजेंसीज ने उन्हें इतना परेशान किया था। अगर आप इस पे गौर करें, जो मुद्दा यहां सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है कि भाई औद्योगिक समूह एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं और पॉलिसी मेकिंग में उन्हें अनड्यू प्रेफरेंस दिया जाता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिंपल सी बात है, अगर इसे आप हिंदी में कहिए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और लिखा है, इसका मतलब कि ये भ्रष्टाचार का एक सागर था, जिसका पूरा का पूरा आपने रास्ता सी लिंक जैसे मुंबई में बना है ना, कि वहां से वहां तक जाइए आप और बहुत फटाफट पहुंच जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का सी लिंक था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि आप यहां से पैसा दीजिए और वहां से आपको प्रोजेक्ट पे हरी झंडी मिलती है। अगर कायदे से जांच हो, कायदे से जांच, तो आपको पता चलेगा कि जो पैसा है, जो डिमांड अब उठ रही है कि एसबीआई को ओपन करना चाहिए नाम, बताया जाए कि कौन लोग थे जो पैसा दे रहे थे और ये अनड्यू प्रेफरेंस ले रहे थे, जिनको परियोजनाएं मिली, तब मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला सामने आएगा। कि क्योंकि हमने देखा है पॉलिसी में कैसे चेंज हुआ है, एनवायरमेंट क्लियरेंस को कैसे खत्म कर दिया गया, एक के बाद एक परियोजनाएं ऐसे चुटकियों में पास हुई हैं। देश के सारे बंदरगाह किसके पास हैं, एयरपोर्ट किसके पास हैं, सारी जनता जानती है। भाषा में कहूंगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उठाते रहे मामला, और कॉर्पोरेट को लेकर, अडानी अंबानी का नाम लेकर। मुझे लगता है अब इस देश को कोई फर्क पड़ेगा कि अगर उसे पता चल जाए कि मोदी जी को अडानी ने इतना पैसा दिया है, अंबानी ने इतना पैसा दिया, और वो देंगे। मुझे लगता है कि अब कुछ आगे हो गया है चीजें, और इस मुद्दे से आम जनता कुछ नहीं, मैं दूसरी बात कह रही, मैं पैसे की बात नहीं कह रही। मैंने कहा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पैसे की बात नहीं की है, एक भ्रष्ट आचरण की बात की है, कि आपने रिश्वत दी दूसरे को और दूसरे ने आपके लिए काम किया। ये जो लिंक सुप्रीम कोर्ट की यह लाइन एस्टैब्लिश कर रही है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। जहां आप बता रहे हैं कि जो क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है कि आप पॉलिसी, आपको चाहिए, आपको ये परियोजना चाहिए, ये खान चाहिए, और आपकी कंपनी पैसा वो तो देती भाषा हम है। लगातार देख रहे हैं ना कि किस तरह से एक एयरपोर्ट पर एक खास औद्योगिक समूह का कब्जा होता है, मगर फिर उस औद्योगिक समूह पर एजेंसीज दबाव डालती हैं और रहस्यमय तरीके से 3 कृषि कानून जो लाए गए, वही एक औद्योगिक समूह को तमाम योजनाओं में तरजीह दी जाती है। मगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज जब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी भाषा, तो उन्होंने कहा कि यह सही मायने में न्याय है। वो साथ ही जिक्र कर रहे हैं वीवीपैट का भी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि जब आप ईवीएम के जरिए वोट देते हैं, तो जो वीवीपैट यानी जो पर्चा निकलता है, उसे उसका मिलान आप अपनी वोट के साथ करें और फिर उसे एक डब्बे में डाल दें, ताकि अगर कोई विवाद हो
तो उसे मैच किया जा सके विवाद के साथ। ये सिंपल सी मांग है, चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं और है। ये ईवीएम की जो पूरी की पूरी कल्पना है ना, उस समय से वीवीपैट है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक आया है। और ये शुरू में, मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया था जहां पे बताया गया था कि वीवीपैट के जरिए हर एक वोटर के पास ये अधिकार होगा पता करने का कि बटन सही जगह दबा है कि नहीं। तो सोचिए इतना लंबा प्रक्रिया उसको हो गए। अब तो फिर चुनाव आ रहा है और अब फिर बताया जा रहा है कि अभी वीवीपैट नहीं हो सकता, वो भी तब जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भाजपा के डायरेक्टर्स हो जाते हैं। आप जानते हैं मुकुल, बुनियादी मुद्दा क्या है मेरे लिए यहां पर बुनियादी मुद्दा इस फैसले का यह है कि जिस निष्पक्ष चुनाव की हम परिकल्पना एक लोकतंत्र में करते हैं, यह उसकी तरफ उठाया गया एक सार्थक कदम है। चाहे वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या फिर वीवीपैट को लेकर विपक्ष की चिंता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट्स द बॉटम लाइन। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। पर लेकिन हमें जैसे देखा हमने कि चुनाव आयोग ने पहले चिंताएं जताई थी, पर अब का चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ही जब एक कब्जे में आ जाएगा तो फिर कौन नहीं, अब का चुनाव आयोग तो सिर्फ विपक्ष पर ठीकरा फोड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ विपक्ष में ठीकरा फोड़ता है। निष्पक्ष चुनाव की तरफ एक कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और ये अच्छा। पर और भी लोकतंत्र में सुधार और चुनाव में सुधार की और भी जरूरत है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय लेनी चाहिए और निगाह बनाए रखनी पड़ेगी अभिसार, क्योंकि जो 6 साल का पीरियड आपने दिया, 6 साल, क्योंकि आप देखिए कि आने से पहले जब पूरी की तैयारी चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तब से लोग कह रहे थे कि यह अलोकतांत्रिक है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, लेकिन अलोकतांत्रिक है कि आपकी कंपनी को फंड कौन कर रहा है, पार्टी फंड कहां कर रही है, इसके बारे में जानकारी ना हो। तो ये पूरे भ्रष्टाचार पे जो 6 साल पर्दा पड़ा रहा, ये साफ तौर पे भ्रष्टाचार पे पर्दा पड़ने की एक पूरी मशीनरी तैयार की थी, जिस पर इस समय फैसला आया जब इसका कितना मायने रहेगा, कितना इस पे चेक होगा, और बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा विसार, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे बड़े मुद्दे का, और वो है किसान आंदोलन। किसान जो कोशिश कर रहा है विरोध प्रदर्शन करने की, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की, मगर एक तरफ तो सरकार उससे बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ उसे बदनाम भी कर रही है, उस पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है, और फिर प्रचार तंत्र भी उसके खिलाफ लग रहा है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। अभिसार, मेरा यह कहना है कि मोदी जी ये सोचते थे कि मंदिर की राजनीति में उलझकर देश की जनता सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन किसानों और खेत मजदूरों ने एक बार फिर साबित किया है कि पेट का सवाल और हक का सवाल आज भी सबसे बड़ा सवाल है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? बिल्कुल साफ है अभिसार। जो भारत रत्न स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने कहा कि किसानों को आतंकवादी मत समझिए, लेकिन मोदी जी बिल्कुल दूसरे ढंग की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में संभवतः पहली बार अन्नदाताओं पर ड्रोन से आंसू गैस की वर्षा की गई है। तो यह बता रहा है कि शासन किस तरफ जा रहा है। अन्नदाता आपकी ही गारंटी को मांगने आए थे मोदी जी, और आपने देखिए किस तरह से उनके लिए कीलों की सेज सजाई है। यह बता रहा है कि 2024 उतना आसान नहीं होगा। अभिसार, आपका क्या पंच है अभिसार? इस मुद्दे पर मेरा जो पंच है वो बहुत ही सिंपल है। वो ये कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन को क्रिमिनलाइज करना, उसे अपराधीकरण करना, उसे एक गुनाह बता देना। चाहे किसान मैदान में उतरे, उसे पहले से ही बदनाम करो, विद्यार्थी मैदान में उतरे, उसे बदनाम करो, उसे देशद्रोह के साथ जोड़ो। कोशिश यही है इस संगोल युग में कि विरोध प्रदर्शन ना हो पाए, सत्याग्रह ना हो पाए, जो कि इस देश की रीढ़ रहा है। आप देखिए कितना कितना अजीबोगरीब वो मंजर था। आप ड्रोन्स के जरिए मुकुल, आप जो हैं आंसू गैस की गोली छोड़े थे। भैया ये एलओसी नहीं है, ये आपके अपने नागरिक हैं। मगर मुझे जो दोहरे मापदंड ये दिखाई देता है कि एक तरफ तो आपने पूरा प्रचार चलाया हुआ है कि ये देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, आप सुविधाजनक वीडियोस उठा के उसका प्रचार कर रहे हैं, फिर आप बातचीत क्यों कर रहे हैं उनसे? जी, यही बातचीत मत करिए है, यही विरोधाभास है। और वो कह रहे हैं कि हमारा सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसान यही पूछ रहा है कि जब 2021 में आंदोलन स्थगित हुआ तो तब से कितने दरवाजे खुले थे। किसान लगातार आंदोलन कर रहा था, ये कोई एकदम से अचानक से आंदोलन नहीं हुआ है। उसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी पर उसने ट्रैक्टर परेड निकाली, शपथ ली। उसने बताया, उसने 16 फरवरी ग्रामीण भारत बंद का कॉल दिया, लेकिन इस सरकार ने कोई बात नहीं की।
अब जब बिल्कुल किसान 13 फरवरी को कहा दिल्ली चलो, तब सरकार के मंत्री जाग रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, शायद चलिए इस बहाने आपको पता लगा होगा कि नए कृषि मंत्री कौन है, क्योंकि नरेंद्र तोमर जा चुके हैं, उनका नाम उस समय पता लगा था, और अब अर्जुन मुंडा है, ये भी अब पता चला। वरना सारे मंत्री, सारे संतरी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं, जो अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भाषा, मुझे सबसे जो अजीबो गरीब लगती है प्रचार तंत्र की बात, कि इसे विपक्ष जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, विपक्ष इसके पीछे है। मैं देख रहा था अडानी के जो चैनल है वो उसने लगातार पूरा लंबा चौड़ा लेख किया, पूरा उसमें प्रोपेगेंडा चलाया, विपक्ष इसके पीछे। अरे तो विपक्ष है तो क्या है? जी बिल्कुल, इस देश की परंपरा रही है विरोध प्रदर्शनों को साथ विपक्ष देता है। क्या हम नहीं जानते कि अन्ना आंदोलन के पीछे कौन सा विवेकानंद फाउंडेशन था? वो विवेकानंद फाउंडेशन कौन चलाता है? सवाल यह कि अगर विपक्ष भी है तो कोई गुनाह नहीं है भाई। नहीं, विपक्ष पश्चिम बंगाल में विपक्ष के तौर पे बीजेपी बातें उठा रही है ना, बिहार में भी उठा रही थी इससे पहले तमाम बातें। तो जहां वो विपक्ष है वो उठाती है, तो दूसरे के लिए विरोध क्यों? नहीं, वो उसको क्रिमिनलाइज कर देना। देखिए, बेसिकली पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है वो ये सेट करना है कि दरअसल ये किसान नहीं है, किसान के पीछे राहुल गांधी है, किसान के पीछे कांग्रेस है, किसान के पीछे बाकी विपक्षी दल है, जैसे नहीं होना चाहिए। भाई, विपक्ष का काम राजनीति करना है, जैसे मोदी जी का काम राजनीति करना है। पर उसी तरह से नहीं, और राजनीति सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। नहीं, किसान के साथ विपक्ष है, तो पर फिर मोदी जी क्यों नहीं है? नहीं, किसान के पीछे मोदी जी हो तो सब खत्म। मोदी जी तो अभी आ ही रहे हैं ना। मैं ये दूसरी बात कह रही हूँ कि ये पूरा जो माहौल बना दिया गया है, दरअसल देखिए इससे नैरेटिव सेट होता है। बकायदा चुन के पुराना वीडियो निकाला गया जिसमें दो किसान बैठे हुए हैं, संपन्न किसान है, गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और दिखाने के लिए कि लग्जरी लोग हैं। दरअसल ये जो गोदी मीडिया है और इसके जो महान महान मोदी भक्त एंकर्स हैं, इनके पास जो टूल किट है उसमें किसान प्रेमचंद वाला ही किसान है, जो जब सोसाइटी, और वो भी आज सोसाइट करता है तो नहीं जाते हैं ये लोग, नहीं जाते हैं। और एमएसपी की मांग को लेकर जिस तरह से एक नेगेटिव कैंपेन है कि एमएसपी एक गलत डिमांड है, मैं ये बहुत जानबूझ के कहना चाहूंगी कि इसमें पूरा माहौल मिडिल क्लास में बताया जा रहा है कि अगर एमएसपी गारंटी दे दी जाएगी तो आपकी थाली महंगी हो जाएगी, आपको सब्जी महंगा मिलेगा, आपको अनाज महंगा मिलेगा। इस तरह के अनगिनत व्हाट्सएप वीडियोस आ रहे हैं। उसकी वजह क्या, मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह ये है जिसका जिक्र अभी और भाषा एक चीज अभी सर मैं भूल जाऊं, आप देखिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, भारत रत्न देते हैं आप, और आप अपनी वेबसाइट से उसको हटा देते हैं। उसकी चर्चा करूंगा, मैं उसकी अलग से चर्चा करूंगा। मुद्दा यह है कि एमएसपी को लेकर जो प्रचार चलाया जा रहा है उसकी वजह क्या ये है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम एमएसपी को लीगल गारंटी बताएंगे। यानी कि कांग्रेस का जो एक बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक है उसे पहले से ही काटना शुरू कर दो उस प्रचार के जरिए। वो था तब भी 2020-21 में सबसे बड़ी मांग 3 जो काले कानून उन्होंने कहते हैं उन्हें वापस लेने के बाद एमएसपी की थी। राहुल गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया, गारंटी दी अपनी, एक अच्छी बात है। जाति जनगणना के बाद उनका ये दूसरी बड़ी घोषणा है कि हम सरकार में आएंगे। एमएसपी को लेकर जो दुष्प्रचार है वो बिल्कुल समझ के बाहर। एमएसपी अब भी दी जाती है, फार्मूले का मामला है। जो स्वामीनाथन जी जिन्हें भारत रत्न दिया उन्हें C2+50% का फार्मूला दिया था, उसी के अनुसार वो मांग रहे हैं, कोई ऐसी गलत मांग नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप, कोई कह रहा है 17 लाख करोड़ का आप पे आएगा, कोई कह रहा है 15 आएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी फसल खरीदेंगे तो उसे बेचेंगे भी तो। जो अगर 17 लाख करोड़ आपने खर्च कर दिया तो उसे राशन के जरिए कुछ, पर वो उसे बेच के पैसा नहीं आएगा तो कहाँ नुकसान हुआ? और आपने उद्योगपतियों को कितना राइट ऑफ किया अभी वो। तो ये सारे सवाल हैं। और नहीं, भाषा जो कह रही थी वो प्रेमचंद का किसान समझ रहे हैं उसे गोदी मीडिया। वो तो एक राज्य के मुख्यमंत्री को भी आदिवासी कहकर अपमानित करते हैं कि आपको जंगल में जाना होगा तो कैसे। बिल्कुल, तो किसानों के लिए तो क्या कहा जाए। मैं यहां पर एक और यहां मुद्दा उठाना चाहता हूं कि एक तरफ आप भारत रत्न देते हैं स्वामीनाथन को, उनकी बेटी मधुरा कहती हैं कि आप किसानों का अपमान नहीं कर सकते, और जिस चीज का जिक्र आप अभी कर रही थी, बताइए, आपने अपने वेबसाइट से स्वामीनाथन रिपोर्ट गायब कर दी। ये क्या डिस्टोपिया है, ये क्या कल्पना से विचित्र है कि आपने, एक मिनट, कि आपने रिपोर्ट को ही गायब कर दिया। और देखिए ना, मुझे जैसे आप भारत रत्न दे रहे हैं। और देखिए सबसे दिलचस्प ये, क्योंकि उनको लगा सारा का सारा डिस्कशन, सारा का सारा डिस्कोर्स इस रिपोर्ट पर आ रहा है। उनको लगा कि बस स्वामीनाथन को दे दिया, लेकिन जब उनकी बेटी बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि आप अपराधी नहीं बना सकते, ये अपराधी नहीं है, ये अन्नदाता हैं, तो आप देखिए, मुझे लगता है हम सब उनकी हिम्मत को सलाम देते हैं कि उन्होंने जिस तरह से बात कही। शायद जयंत भी ऐसी बोल देते तो मुझे हमें लगता है चौधरी चरण सिंह की इज्जत बढ़ जाती। नहीं, मैं वही जयंत पे आऊंगा आपसे, पहले आप बात पूरा करिए। मैं कह रही हूं कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो आप देखिए, शायद जिस तरह से मधुरा ने बोला
अगर वो भी सरकारी प्लेटफॉर्म पे बोलती हैं। पूसा में सम्मेलन चल रहा है जहां पे वो बोलती हैं, जहां पे फैसिलिटेशन का पूरा प्रोग्राम है, भारत रत्न देने का जलसा मन रहा है। मैं कहती हूं कि ये कह के वो आह्वान भी कर रही है तमाम सामने बैठे वैज्ञानिकों को कि तुम सब किसानों के पक्ष में बोलो। तो एक माहौल बनता है, तो डर के मारे उनकी रिपोर्ट ही गायब कर दी जाती है कि ना रहेगी रिपोर्ट, ना इस पे चर्चा होगी। और इस बहाने सारे के सारे माहौल को, क्योंकि अब सारा बिल्डअप ठीक है एमएसपी के खिलाफ है, और किसानों को जिस तरह से आपने जो जिक्र किया, आपने पंच में कहा था, क्रिमिनलाइज करने का जो पूरा का पूरा काम कर रहा है, और ये बता रहा है कि ये लोग मिडिल क्लास के खिलाफ हैं। दिल्ली में जाम जानबूझ के लगाया गया, मैं तो रोज झेल रही हूं इस जाम को, और माहौल बनाया गया कि ये लोग सर एक मिनट, व्यापारी को एमआरपी दी जाती है, वो एमआरपी पे अपना सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं दी जा रही है। हम ये जो जैम का आपने जिक्र किया, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो जैम्स लग रहे हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर, पुलिस यानी नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। मैं नहीं जानता हूं वो गाड़ियों में कैसे किसान ढूंढ रही है। क्या शीशे उतार कर आप उनके कपड़े सूंघ रहे हैं? क्या उनको, आपको लग रहा है उनके हाथ में गाजर मूली होगी? मतलब क्या वाहियात चीज है, और उसके लिए फिर किसान को दोष मढ़ना। मगर मैं यहां पर सवाल उठाना चाहता हूं उस महानुभव का जिसका आपने जिक्र किया था, जयंत चौधरी। दिल जीत लिया, गजब की जिसे कहते हैं ना, यहां पर शर्मनाक राजनीति हो रही है। अब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने खून से लथपथ एक किसान की तस्वीर दिखाई थी और यह कहा था कि खून खौल जाता है, भाजपा के किसान छोड़े पार्टी और आ जाएं। और बताइए, सिर्फ 2 सीटों पर सहमति दी बनी, और शायद मंत्री पद का जो भी लालच रहा हो, इस व्यक्ति ने मोर्चा छोड़ के अब गोद में, वही कहूं, मैं बताऊं कि जयंत फंस गए हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब, मतलब इधर उधर भारत रत्न, इधर उनकी डील हुई और इधर नहीं, मुझे नहीं लगता फंस गए। मुझे लगता है ये किस्म की राजनीति नहीं, अब उनसे कहा नहीं जा रहा है कि वो क्या कहें, क्या ना कहें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी से और टिकैत के नेतृत्व में भी आंदोलन उठे, जिस तरह की चीजें हो रही हैं। तो उन्हें ये डर है कि अब कैसे होगा, एक तरफ उनका अपना मतदाता है और एक तरफ ये राजनीति है। और देखिए, उनके मतदाताओं में अभिसार, क्योंकि मैंने वो बहुत एरिया कवर किया है, वहां पे उनको भरोसा है कि इतना ज्यादा कम्युनल कलर कर चुके हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, किसान आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ वहां पर, उसमें भाजपा को बढ़त हासिल हुई थी। जयंत चौधरी जबकि उनके साथ नहीं थे, लेकिन अंदर अंदर पूरा उनका बेस बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। चलिए, अब हम रुक करना चाहेंगे तीसरी बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार बच गए हैं। विश्वास मत में उन्हें जीत मिली है, मगर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, बिहार की जनता का दिल जीत लिया। जिस सहज अंदाज में उन्होंने नीतीश कुमार को कटघरे में रखा, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, अपनी बात रखते गए, उनकी पार्टी को छोड़ने वाले विधायकों पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, यकीनन बिहार की राजनीति में उन्होंने अपना एक खास मुकाम बना लिया। क्या इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगी भाषा। अभिसार, तेजस्वी ने मौके पे चौका मारा है, और जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगी। वह भाषा लालू की जो भाषा है, जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती है, उससे आगे बढ़ी हुई, मजी हुई भाषा है, बहुत मर्यादित भाषा है। और जिस तरह से इतने बड़े सैबोटेज के बाद भी वह नीतीश को चाचा कहते हैं, और कहते हैं कि भतीजा रोकेगा भाजपा को, क्योंकि वादा चाचा ने किया था। आप देखिए कि ये जो तस्वीर है बिहार की, उसमें तेजस्वी आज की तारीख में बहुत बड़े प्रबल नेता के तौर पे सामने आए हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं विपक्ष को राह दिखाई है, राजनीति कैसे करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लालू प्रसाद यादव की बात करते थे और कहते थे कि भाई उनका जो पॉलिटिकल बेस है वो MY है, मुस्लिम और यादव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी, हो सकता है जल्दबाजी में मैं ये बात कह रहा हूं, तेजस्वी उससे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी की अपील और खासकर वो जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, उनकी बातों में वो एक समग्रता जो है झलकती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव राजनीति झलकती है जो उन्हें आगे ले जा सकती है। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरा मानना यह है कि नीतीश ने बहुमत जरूर जीता है, लेकिन मत और जन किसके साथ रहता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में एक लंबी लकीर, एक बड़ी लकीर खींच दी है, और मेरा यह मानना है कि आने वाले चुनाव, चाहे लोकसभा के हैं चाहे विधानसभा के हैं, सबसे ज्यादा घाटा अगर होना है तो एक अकेले आदमी नीतीश कुमार को होना है।
भाषा, मुझे उनके भाषण में दो बड़ी दिलचस्प चीजें लगी। उन्होंने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश के सहारे कैसे घेरा। पहले वो कहते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि नीतीश फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे? और यही नहीं, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि आपका भतीजा मोदी को यहां बिहार में रोकेगा, मुझे लगता है ये जो है उसने वो बड़ी जबरदस्त राजनीतिक अपील की। क्योंकि देखिए ये पूरा समय है अभिसार की, देखिए 91 से जो रथ शुरू हुआ था उसे रोका था लालू प्रसाद यादव ने बिहार की धरती में, और अब आगे बढ़ के 2024 में जब राम मंदिर का पूरा चक्र पूरा हो रहा है, तब तेजस्वी एक ऐसे नेता हैं जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का जो पूरा अश्वमेघ यज्ञ की तरह चल रहा है, घोड़ा दौड़ा जा रहा है, उसे रोकूंगा बिहार की धरती में। तो ये क्लेम एक पूरे के पूरे सर्कल को भी पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ देखिए जिस तरह से वो हंसते बोलते इंगेज करते हुए भाषण दे रहे हैं, मुझे लगा कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एक बहुत स्टेटमेंटशिप दी और वहां भाषण दिया, उसके बाद झारखंड और बिहार की धरती जिस तरह से चैलेंज दे रही है, और आइडियोलॉजिकल चैलेंज है ये। हेमंत सोरेन का भाषण आइडियोलॉजिकल चैलेंज, और उससे आगे बढ़ा हुआ ज्यादा विस्तृत, ज्यादा इंक्लूसिव चैलेंज तेजस्वी का दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से मुकुल, जनता के सामने जो तस्वीर सामने उभर कर आई कि एक तरफ एक आत्मविश्वास से सराबोर युवा जो बहुत साफगोई से अपनी बात रख रहा है, उसकी बात में कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे याद है जब उन्होंने कहा, जब वो कह रहे थे कि भाई किस मुंह से ये विधायक जाएंगे जनता के सामने जिनके मुख्यमंत्री बार बार पलटते रहते हैं, तो किसी ने चिल्लाया कि आप किस मुंह से जाएंगे, आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि हम कहेंगे नौकरी दी है। मतलब हाजिर जवाबी। बिल्कुल बिल्कुल। जनता के सामने एक तरफ एक ये युवा है और दूसरी तरफ एक भाजपा और नीतीश कुमार हैं जो अवसरवादी राजनीति के चलते कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, तो उसमें वही है कि तेजस्वी तो आए हैं और नीतीश को सामने एक बड़ा मुश्किल समय, मुझे लगता है कि बीजेपी उसे बहुत आगे जाने देगी उन्हें, नहीं मैं समझ पा रहा हूं कि वो कैसे उन्होंने ये सब किया। और आप कह रहे थे कि मोदी गारंटी लेंगे नीतीश की, इस समय हाल ये है कि नीतीश खुद अपनी गारंटी नहीं ले सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं ये भी बता रहा हूँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए बिहार की राजनीति में आरजेडी तो है ही, लेकिन कम्युनिस्टों का भी एक बड़ा रोल है। और माले जिस तरह उनके साथ है, और महबूब आलम ने भी जिस तरह से विधानसभा में बोला, ये भी सब जो गठजोड़ हुआ है, इतने महीनों की ट्रेनिंग हुई है, वो भी तेजस्वी में असर दिख रहा है। और चीज़ों का मुद्दों पर समझ और मुद्दों को लेकर एक दबाव की राजनीति मुझे लगता है और नौकरी और रोजगार। देखिए राहुल गांधी बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और उस पर सबसे ज्यादा अमल किसी स्टेट में अगर किसी लीडर ने किया है तो तेजस्वी ने पिछले मेरे ख्याल से 17 महीने में किया है। राहुल गांधी से कहीं ज्यादा, कहीं विस्तृत तरीके से उस पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। मगर क्या आपको लगता है कि आने वाले एक महीने में तेजस्वी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजेंसीज की जो इनायत, नजरे इनायत है, वो अब देखिए वो तो तुरंत ही तेज हो गई। और मैं यहाँ पे आपने अच्छा किया इस बात का जिक्र किया, क्योंकि नीतीश बाबू का चेहरा तो बिल्कुल लटका हुआ था पूरी डिबेट में। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि ये भाषा उन्होंने इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं की, पूरी धमकाते हुए कि आपके खिलाफ जांच होगी, आपके खिलाफ जांच होगी, यानी इंडिकेशन बिल्कुल साफ। वो मोदी जी की तरह ही, अमित शाह जी की तरह ही सदन में खड़े होकर धमका रहे थे विपक्ष को कि अब आपकी बारी आ रही है। तो तेजस्वी बाहर रहेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी, और घेरने के लिए जैसे ही पलटू राम ने पलटी मारी, वैसे ही आप देखिए कि ईडी की दबिश। मगर मुकुल, ठीक है तेजस्वी यादव हैं, सब कुछ है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है? आपने वामपंथियों का जिक्र किया, वो एक अलग बात है, मगर जहां तक राजनीतिक जनाधार की बात है तो महागठबंधन के पास सिर्फ तेजस्वी हैं, या ठीक है लालू यादव की विरासत है। कांग्रेस जो उनकी दूसरा बड़ा दल है, उसमें ऐसे कोई नेता नहीं है, ऐसे कोई चेहरे नहीं है। क्या आपको लगता है ये वन मैन शो है महागठबंधन का, जो अपने आप में काफी नहीं रहेगा मोदी और नीतीश का मुकाबला करने के लिए? और यही वजह है कि ये गठबंधन हुआ है नीतीश और बीजेपी। राहुल की छवि भी अपने तौर पर और सुधर रही है। राहुल एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उधर तेजस्वी हो गए, इसी तरह अलग अलग गठजोड़, उधर सोरेन बड़े नेता हैं झारखंड में, उधर राहुल है। तो ये गठजोड़ भी अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ दल जिनके बारे में लगभग पहले भी डाउट था, चाहे वो आरएलडी हुई, चाहे वो नीतीश हुए, चाहे और हुए, जैसे बहुत सारे नेता, तो डाउट था। ये डाउट वाले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक और तलछट ये छट जाएगी तो अच्छा है। एक ठोस गठबंधन, एक ठोस नेता कुछ सामने आए जनता के, तो उन्हें वोट डालने में आसानी। और देखिए, क्योंकि मैं बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ 2020 में, तब वहां पर थी। उस समय जिस तरह से महागठबंधन के पक्ष में माहौल था विशाल, और उसके लिए जिस तरह से काम हुआ था, तब से लेकर अभी तक तेजस्वी ने एक लंबी लकीर खींची है, जमीन पर काम किया है, और कांग्रेस सहित जो माले है
उसका आधार भी बढ़ा है, खासतौर से नौकरी को लेकर लगातार जिस जी। तरह से काम हुआ है, विकास को लेकर सवाल हुआ है। तो अब नीतीश जी तो तकरीबन गायब हो गए हैं, पूरे परिदृश्य से 45 ही उनके पास सीटें रही हैं। तो अब सबसे बड़ा नुकसान उनका है, और तेजस्वी इस समय एक उभरता हुआ चेहरा है, बशर्ते उन्हें बाहर रहने बस दिया अब जाए। यही डर है कि वो बाहर रह पाए। ये कई लीडर हैं, चाहे वो अखिलेश हैं, चाहे वो इधर अरविंद केजरीवाल, ये सब एक महागठबंधन में हैं, वो इंडिया गठबंधन में, और ये कितने बाहर रह पाते हैं, ये एक बहुत जरूरी देखना चलिए, वाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।